आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 13.1 यानी कि चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को शुरू करेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलेज ऐसे हैं जो कि याद होने चाहिए। मैं वो सारे फॉर्मूलेज की लिस्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिस्ट लिखने लग गया और आपको कहने लग गया कि इसे नोट कर लो, याद कर लो, ये आपके लिए काम बोरिंग हो जाएगा। हम पहले क्वेश्चन को टारगेट करते हैं और जैसे जैसे इस क्वेश्चन में फॉर्मूलाज हमारे सामने आएंगे मैं वो यहाँ पे लिख दिया करूँगा, आप वहाँ पे नोट कर लिया करना। और ये चैप्टर शुरू करने से पहले अपनी नोटबुक के ऊपर एक पेज पहले से छोड़ देना, ताकि जैसे जैसे फॉर्मूला आपके सामने आए वो फॉर्मूला आप उस पहले पेज पे जा करके नोट कर लेना। वो लिस्ट अपने आप बनती जाएगी, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे लिस्ट बनती जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज 13.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे टारगेट करते हैं। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं इनकी स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा, और अगर आपने स्टेटमेंट गलत समझ ली या समझ ही नहीं आई तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। कहते हैं हमारे पास 2 क्यूब्स हैं। क्यूब वो होता है जिसकी सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं और जो एक बॉक्स की शेप में होता है, मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसकी सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। और ऐसे हमारे पास 2 क्यूब्स हैं, उसमें से ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ईच का मतलब हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक क्यूब ये वाला ड्रॉ कर लूं और सेकंड क्यूब यहाँ से ऐसा, तो वो हमें कह रहे हैं कि इन दोनों क्यूब्स का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी और इसका भी। और आगे देखिए स्टेटमेंट में क्या, आर जॉइंड एंड टू एंड। इनके दो एंड से इन्हें ज्वाइन कर दिया गया, मतलब पहले ऐसे 2 अलग अलग क्यूब थे, अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। ऐसे, मतलब इन दोनों क्यूब्स को यहाँ से हमने जोड़ दिया। इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं उन्होंने पूछा क्या है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का मतलब जब इन्हें जोड़ करके एक बड़ा ऐसे बॉक्स, दोनों को जोड़ करके एक बड़ा क्यूबॉइड बना लिया गया, तो इसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। ध्यान दीजिए ये क्यूब है, क्यूब का मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसकी सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, और ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मतलब जिसकी 2 साइड्स तो एक दूसरे के इक्वल है लेकिन तीसरी नहीं है, या फिर हो सकता है कि कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल ना हो। एक ऐसा बॉक्स जिसकी या तो 2 साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो या फिर तीनों में से कोई भी इक्वल ना हो। देखिए ध्यान दीजिए, इसकी तो सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं, और इसकी 2 साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। एक ये वाली, इसे हम हाइट मान लेंगे, और एक ये जो टेढ़ी है इसे हम ब्रेड्थ मान लेंगे। ये ब्रेड्थ, ये हाइट है, और ये अगर लेंथ है, पहले ये लेंथ थी, अब दोनों लेंथ्स आपस में जुड़ गई हैं। तो अगर पहले लेंथ को L मान लें तो अब लेंथ कितनी हो गई है, 2 लेंथ L, ये और ये भी L, L प्लस L 2L। मतलब अगर पहले क्यूब की लेंथ L थी तो अब जो क्यूबॉइड बना है उसकी लेंथ 2L हो गई है। ब्रेड्थ सेम है और हाइट भी सेम है जितनी पहले वाले क्यूब्स की थी। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब आपको नोटबुक पे लिखना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखोगे गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। लेट साइड ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू A सेंटीमीटर। मैं ये चीज रिपीट नहीं करूंगा, अगर आपको दोबारा से सुनना है तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना। लेट साइड ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू A सेंटीमीटर। अब आगे देखिए, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब फॉर्मूला आ रहा है, ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब। आप कहोगे A क्यूब कैसे आ गया वॉल्यूम? क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम तीनों ही लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं।
लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों एक ही लेंथ की होती है, तीनों सेम होती हैं, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि ब्रेड्थ भी तो लेंथ के बराबर है और हाइट भी लेंथ के बराबर है। अब तीनों एक बराबर तो ऐसे लिख ली, अब तीनों 3 बार मल्टीप्लाई हो रही तो ऐसे लिखा जा सकता है एल क्यूब। और इसे फॉर्मूला में डिनोट करने के लिए हम ए से डिनोट कर देते हैं, ए मतलब एनी साइड ऑफ दैट क्यूब, क्योंकि वो सारी इक्वली हैं, तो उसका क्यूब अगर हम कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। अब आपको क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझा दिया गया है। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से सुन लेना, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो मेरे पास आ जाना, यहाँ पे हम समझा देंगे। चलिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, और वॉल्यूम गिवन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिखिए फिर अगले स्टेप में कैसे लिखोगे, दिस इंप्लाइज का साइन कौन सा होता है, दिस इंप्लाइज का साइन ये वाला, दिस इंप्लाइज 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। इसके बाद टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, उसके बाद फिर क्या लिखोगे 64 के ऊपर क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू ए क्यूब के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। यहां पे क्यूब के साथ क्यूब कैंसल, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे हम 64 को ऐसे लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 या 16, 16 4 या 64, तो इतना ही बन जाएगा। 64 को बस तोड़ करके ऐसे लिख लिया। और इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 3 बार आया मतलब 4 का क्यूब, और बाहर ऊपर क्यूब रूट तो है ही है, दूसरी तरफ इक्वल टू के क्या है ए, क्यूब के साथ क्यूब रूट कैंसल, कितना रह गया 4 इज इक्वल टू ए, मतलब हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई 4, ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि क्यूब की एक लेंथ हमारे पास 4 आ गई। आप अगर अपनी नोटबुक पे ऊपर लिखोगे देखोगे तो वहां पे लिखा भी हुआ है कि लेट साइड ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल टू ए। अब एक साइड 4 आ गई, मतलब ब्रेड्थ 4 है, लेंथ भी 4 है और हाइट भी 4 है, वो इस वाले क्यूब के लिए। लेकिन जो हमने यहाँ पे क्यूबॉइड बनाया हुआ था वहां पे ब्रेड्थ और हाइट तो सेम ही थी, मतलब ये भी 4 और ये भी 4, लेकिन लेंथ 2l हो गई थी। अगर आप जिसको याद है तो लेंथ 2l हो गई थी, और लेंथ की वैल्यू हमने निकाली कितनी 4, मतलब क्यूबॉइड के केस में लेंथ कितनी आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय l की वैल्यू वो है 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। मतलब क्यूबॉइड के केस में जब हमारे पास लेंथ 2l आई थी वहां पे हम l की वैल्यू 4 फिल करेंगे तो वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 8 सेंटीमीटर बन जाएगी। मतलब जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है वहां पे हमारे पास लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर है और हाइट भी 4 सेंटीमीटर है। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो का मतलब है जो अंदर से खाली हो, और हेमिस्फीयर का मतलब जो आधा गोला हो। मतलब एक वेसल ऐसा है उसमें आधा गोला है ऐसे करके, ये हमारे पास गोला बन गया, ये अंदर से खाली है। हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर भी बनाया हुआ है, मतलब एक खाली सिलेंडर ऐसे करके, ये भी अंदर से खाली है। अब आगे देखिए, द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फीयर का डायामीटर है 14 सेंटीमीटर, 1 and 4, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इस वेसल की टोटल हाइट है 13। अब देखिए वो पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। फिलहाल के लिए इनर सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो डाटा गिवन है उसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हॉलो हेमिस्फीयर का डायामीटर बताया उन्होंने 14, और अगर आपको पता हो तो रेडियस कितना आएगा। पहले गिवन लिखो, क्वेश्चन अच्छे से प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं। लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखो गिवन,
डायामीटर ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब इसके बाद लिखो रेडियस ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। जिन्हें नहीं पता वो ये समझ लो कि रेडियस हमेशा डायामीटर को 2 के साथ डिवाइड करके फाइंड किया जा सकता है। डायामीटर कितना गिवन है जी 14, तो रेडियस कितना आ गया 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गया। अब ध्यान दो रेडियस आ गया का मतलब क्या है? रेडियस का मतलब वो वाली लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरती हो या स्फीयर के सेंटर से लेकर के उसकी बाउंड्री तक आती हो। जैसे ये सेंटर है, सेंटर से लेकर के ये बाउंड्री, यहाँ तक जो लेंथ आई वो 7 आई हमारे पास, मतलब ये लेंथ होगी 7। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सेंटर से लेकर के बाउंड्री तक जाना है, हम इस डायरेक्शन को चले गए, लेकिन सेंटर से लेकर के सिर्फ एक यही बाउंड्री थोड़ी है, बाउंड्री तो ये भी है, ये सारी की सारी बाउंड्री ही है। मतलब अगर हम सेंटर से लेकर के नीचे को आना स्टार्ट हो जाए तो ये भी तो सेम ही लेंथ होगी, क्योंकि वो गोला बना ही तभी है क्योंकि सेंटर से लेकर के इस तरफ जितनी लेंथ है उतनी ही सेंटर से लेकर के नीचे की तरफ भी है 7। तो ये लेंथ अगर 7 है तो ये भी कितनी हो गई 7। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस वेसल की टोटल हाइट उन्होंने 13 बोली है। अगर टोटल हाइट 13 है उसमें से यहां से लेकर के यहां तक इतनी हाइट कितनी हो गई, ये वाली 7। ये हाइट तो 7 ही होगी, मतलब ऊपर वाली हाइट कितनी बच गई? तो क्या कैसे लिखोगे? हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दिस implies height of cylindrical part, cylindrical के स्पेलिंग CYLINDERICAL। हाइट ऑफ cylindrical part is equal to 13 minus 7 is equal to 6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारे पास इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, नीचे वाले की हाइट 7 सेंटीमीटर है। ये 7 कैसे आया दोबारा समझ लीजिए। रेडियस का मतलब होता है कि सेंटर से बाउंड्री तक जो लाइन जाती हो, हमने यहाँ से यहाँ तक लाइन लगाई, हमने पता है कि वो 7 सेंटीमीटर है, लेकिन बाउंड्री सिर्फ यही थोड़ी है, बाउंड्री तो ये पूरी की पूरी बाउंड्री है। आप जिस डायरेक्शन को मर्जी लाइन लगा लो, अगर हम इस डायरेक्शन से यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन की तरफ लाइन लगाए तो वो भी तो बाउंड्री तक लाइन ही आई हुई, तो वो भी तो रेडियस ही हुआ, और रेडियस कितना है 7। तो इस आधार पे हमने ये कंक्लूड कर लिया कि ये हाइट 7 है, और अगर ये हाइट 7 है तो ये हाइट कितनी होगी 6। अब हमारे पास जो सिलेंडर गिवन है उसकी भी हाइट आ गई, वो आई है 6। अब दोबारा से लिखिए लाइन, इसके बाद लिखिए द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले आएंगे। पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब इस पार्ट का सरफेस एरिया ये वाला, फिर उसमें प्लस कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होता है जी 2πRH प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πR²। ये ध्यान से याद कर लीजिए, ये अगर याद ना हुए तो क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया 2πRH, जो पहले पेज छोड़ा वहां पे लिख लेना, और हेमिस्फेरिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया 2πR²। अब इसमें वैल्यूज फिल करते हैं। 2 की वैल्यू एज इट इज, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7, r की वैल्यू हमारे पास 7 है, और h की वैल्यू आई है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट वाला है, सिलेंडर की हाइट कितनी थी 6, h की वैल्यू 6 आ गई, प्लस 2 फिर से एज इट इज, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय r²। अब आगे वाले स्टेप में ये 2 × 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 × 22 डिवाइडेड बाय 7 r², मतलब r की वैल्यू फिल करो वो है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इस 7 के साथ ये वाला 7 कैंसल, इस 7 के साथ 7 की एक पावर कैंसल, तो मतलब 2 × 22 × 6 प्लस 2 × 22 × 7,
अब पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लो तीनों की, और फिर उन्हें प्लस कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा लिखने की बजाय ऐसा लिखा हुआ 2 × 22 × 6 + 2 × 22 × 7, वो इन्हें प्लस करने लग जाएंगे और यहाँ पे फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो लिखो ही ध्यान से, ये सिलेंड्रिकल पार्ट और ये हेमिस्फेरिकल पार्ट, इनकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया, इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया, मान लो आपके पास आंसर आ गया 100, वैसे 100 नहीं आएगा लेकिन इन्हें प्लस करके 100 आ गया, तो उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना, यूनिट डालने जरूरी है और उसे पेपर में हाईलाइट कर देना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय एक कोन की फॉर्म में है, इस कोन का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। देखिए ये कोन ऐसा हुआ, इसका रेडियस ये वाला, इसकी लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। इट इज माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। कहते हैं ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर बनाया गया है। हेमिस्फीयर मतलब नीचे वाला, ऐसे ये हो गया हेमिस्फीयर, उसका भी रेडियस 3.5 भी है, सेम रेडियस बोला उन्होंने। अब आगे देखिए, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। टोटल हाइट मतलब ये वाली टोटल हाइट कितनी है, 15.5। इसके आगे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अगर टोटल हाइट 15.5 है, हमें इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब फिर से वही वाला कंसेप्ट यूज करो, ये रेडियस है मतलब सेंटर से लेके बाउंड्री तक जो लाइन आती है, लेकिन बाउंड्री सिर्फ यही नहीं है, इसे अगर हम नीचे को बना लें तो ये 3.5 ही आएगा। मतलब इस टोटल लेंथ में से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी है, 3.5। मतलब ऊपर वाली लेंथ कितनी हुई, कैसे निकाल सकते हैं, 15.5 माइनस 3.5, ये कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इसे प्रॉपर वे में क्वेश्चन में लिखना कैसे है। सॉल्यूशन, गिवन दैट द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर and height of the toy is equal to 15.5 centimeter. From this data, we have concluded that height of the conical part would be 15.5 centimeter minus 13.5 centimeter, that is equal to 12 centimeter. तो conical part की height हमारे पास 12 आ गई, ये वाली height, it is 12. अब देखिए, in order to find out the total surface area of the toy, we will find the curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. अब इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो आपको पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 2πr², लेकिन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू πr/l। अब इसमें तीन चीजें हैं, एक तो पाई, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, दूसरी r, इसकी वैल्यू उन्होंने गिवन दे रखी है, l नहीं पता हमें, लेकिन l की वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि l है क्या। l इज स्लांट हाइट ऑफ द कोन, मतलब कोन की जो टेढ़ी हाइट है। ये तो सीधी हाइट हो गई जो हमने अभी अभी फाइंड करी, लेकिन एक ये वाली हाइट भी तो है, ये जो टेढ़ी है, ये इस फॉर्मूले में आती है, ये हमें नहीं पता, इसलिए हमें पहले ये पता करनी होगी, फिर ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये पहले पता करने के लिए कैसे लिखेंगे हम, आगे लिखिए, आगे लिखिए, इन द कोन स्लॉट हाइट L इज इक्वल टू h² प्लस r², इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये क्या किया हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती थी कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसे पड़ी है जिसमें एक ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड जो होती है, जो टेढ़ी साइड होती है, उसका अगर हम स्क्वायर कर दें l², वो दोनों बाकी बची दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल आता है, मतलब h² प्लस r² के इक्वल आएगा। ये हमें पाइथागोरस ने बताया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस चीज को यूज करेंगे और इस चीज को यहाँ पे ऐसे ही यूज किया गया है, l² इज इक्वल टू h² प्लस r²। अगर हमें l के ऊपर से स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा,
मतलब अगर इसे भी और ज्यादा एक्सप्लेन करूं तो मान लो ऐसे ही था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब आप इसके आगे लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट आ जाएगा, फिर एल का स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसल हो जाएगा, तो इसलिए एल अकेली आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल नहीं होगा, जैसे मैंने पिछले कल वाले लेक्चर में बताया था रूल्स ऑफ अलजेब्रा वाले में, कि अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट पड़ा हो तो आप इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, ये मैंने कल बताया था। अगर ऐसा हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर ऊपर स्क्वायर रूट हो तो फिर आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, लेकिन हमारे पास ऐसे है तो हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो, नहीं भी समझ आया तो टीम्स के ऊपर मुझे मैसेज कर देना, हम आपको अच्छे से समझाएंगे। L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें h की वैल्यू मतलब कोण की हाइट की वैल्यू वो कितनी है 12 स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 3.5 स्क्वायर। इसे ऐसे कर लीजिए। अब आगे देखिए 12 का स्क्वायर मतलब 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर। इसे देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ये मैं उन बच्चों के लिए सॉल्व करूंगा जो बच्चे इस कैलकुलेशंस में दिक्कत खाते हैं। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जिन्हें कैलकुलेशंस अच्छे से करनी आती हैं, ये काम उनके लिए नहीं है, वो आसानी से एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए 3.5 का स्क्वायर ऐसे, पहले तो 3.5 को ऐसे लिख लीजिए 35 डिवाइडेड बाय 10। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर भी आएगा ऐसे, और ऊपर स्क्वायर रूट है तो मैंने वो भी डाल दिया। अब देखिए आगे क्या होता है, 144 प्लस 35 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हम कर लें रफ काम में 35 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 5 या 25, 5 3 या 15 प्लस 2 17, 3 फिर से सही सारी 3 5 या 15, एक कैरी हो गया, 3 3 या 9, 9 प्लस 1 10, मतलब 5 7 and 5 12 2 1 1 2 2 5 1 2 2 5 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर मतलब 100, ऐसे आ गया स्क्वायर रूट। अब आगे देखिए अब फिर से वही वाला काम जो मैंने कल सिखाया था रूल्स ऑफ अलजेब्रा वाले में, ये नीचे वाला इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर और नीचे वालों की आपस में 14400 की मल्टीप्लाई जब इसके साथ हुई 100 के साथ कितना आ गया 14400 प्लस 1225 की मल्टीप्लाई ये 1 के साथ हुई तो कितना आ गया 1225। जिन स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा वीडियो में, आप प्लीज रूल्स ऑफ अलजेब्रा पार्ट 2 वाला लेक्चर देखिए, वहां पे सिखाया गया है कि ये कैलकुलेशंस कैसे होती है। डिवाइडेड बाय इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 100, ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। अब आगे ये कितना बन जाएगा 14400 प्लस 1225, इन्हें प्लस कर लेते हैं इधर साइड में 14400 एंड 1225, कितना बन गया 52651, मतलब 15625 बन गया डिवाइडेड बाय 100, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये इधर क्या है लेफ्ट साइड पे L इज इक्वल टू हमें L की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास जो फ्रैक्शन भी आ रही है और फ्रैक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट भी है, हमें ये स्क्वायर रूट भी खत्म करना होगा, फ्रैक्शन भी खत्म करनी होगी। देखिए कैसे होगा, ये 15625 है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसे लिखा आ जाए 25 डिवाइडेड बाय 10 इसका होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, तो फिर ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है, मतलब हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। देखिए कैसे बनेगा, फाइंड आउट करेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो वो फाइंड आउट करने का तरीका एक तो है कि डायरेक्टली इसका स्क्वायर फाइंड कर लो या स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, वो मैं नहीं सिखाऊंगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हम इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करें, 15625 के फैक्टर्स बनाइए। पहले इसे 5 पे डिवाइड करिए, 15625 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा नीचे 3 फिर 1 फिर 2 फिर 5, फिर इसे भी 5 पे डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, पहले 6 पे जाएगा फिर 2 पे जाएगा फिर 5 पे जाएगा, फिर इसे फिर से 5 पे डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 1, उसके बाद फिर से 2, उसके बाद फिर 625
डिवाइडेड बाय 5। फिर से 5 पे 1 to 5 को फिर से 5 पे डिवाइड कीजिए, ये कितना आ जाएगा 2 एंड 5। ये फिर से 5 पे 5, फिर से 5 पे। तो मतलब 15, 6, 25 को हमने इतने फैक्टर्स में डिवाइड किया। 5 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, 5 6 बार आया। मतलब 1 5 6 to 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, ये 5 का पेयर बन गया, ये 5 का पेयर बन गया और ये 5 का पेयर बन गया। देखिए 5 की पावर टोटल कितनी आ गई 6, यहाँ पे नीचे 100 और ये ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखिए आगे क्या होता है। ये 5 की पावर 6 को हम ब्रेक करके लिखेंगे। इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 5 रेज़ टू पावर 3, फिर इस सारे की पावर 2। 3 2 या पावर 6 ही रही है, लेकिन इसे लिखने का तरीका बदल दिया और नीचे 100 पढ़ाई है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब आगे वाले स्टेप में क्या आ जाएगा, इसे डिलीट करते हैं। और ध्यान रहे इधर L इज इक्वल टू भी है, वो लिखना है, उसे इग्नोर नहीं करना। मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे कौन सा पेपर देने हैं, आपको तो देने हैं। L इज इक्वल टू ऐसे लिखना है। आगे L इज इक्वल टू 5 का क्यूब, इसका स्क्वायर एज इट इज लिख लिया और नीचे 10 का स्क्वायर, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब आगे इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, एक बार कॉमन लिख लेंगे। 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 10, दोनों के ऊपर स्क्वायर। ये इसलिए आया क्योंकि इसके पास भी स्क्वायर था और इसके पास भी स्क्वायर था। ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब L की वैल्यू कितनी आ गई 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 10। और 5 क्यूब का मतलब क्या है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 125 डिवाइडेड बाय 10। ये हमारे पास L की वैल्यू आई है। अब देखिए आगे L की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूले में फिल करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब देखिए, अब वो निकालेंगे जो उन्होंने फाइंड करने को। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, दैट मींस व्हिच इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7। आर की वैल्यू 3.5, L की वैल्यू 125 डिवाइडेड बाय 10। इसमें प्लस होगी, लिखना तो यही चाहिए, लेकिन जहाँ पे ये फिगर बनी हुई है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, मतलब 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। अब देखिए कैलकुलेशंस कैसे होंगी आगे वाले स्टेप में। 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय, ये 3.5 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 35 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 10 प्लस फिर ये वाला सारा 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइडेड बाय 7, फिर से 3.5 है, इसे ऐसे लिख लो 35